नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। देश में कोरोना का कहर लगातार कम हो रहा है। प्रतिदिन मिलने वाले केस अब 1.5 लाख के करीब आ गए हैं, जबकि मौतों की संख्या भी घटकर 3000 के करीब पहुंच गई है। आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना काबू में आने लगा है। खैर, आज बात कोरोना की नहीं बल्कि सत्ता के बेहतर कार्यकाल की होगी। दरअसल केंद्र की सत्ता पर काबिज मोदी सरकार ने जहां अपने 7 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और भाजपाई केंद्र सरकार की उपलब्धियों को देश भर में गिना रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार भी अपने 2.5 साल पूरे करने जा रही है। ऐसे में कांग्रेसी अपनी सरकार के कामों का तो बखान कर ही रहे हैं, साथ ही मोदी सरकार की नाकामियों को भी गिना रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार के 7 साल सुपर फ्लॉप रहे हैं। जनता से किए गए तमाम बड़े वादे पूरे नहीं हुए हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि मोदी सरकार के बारे में कुछ भी बोलने से पहले कांग्रेस खुद को देखे। बंगाल, आसाम समेत अन्य राज्यों में हुए चुनावों में जिसे जनता ने सिरे से नकार दिया, वो मोदी सरकार की असफलता को गिना रही है। खैर, मोदी के सत्ता पर 2.5 का डंका है या नहीं, कौन ज्यादा बेहतर है? जनता मांगे जवाब में पहला चर्चा इसी को लेकर। केंद्र की मोदी सरकार को 7 साल पूरे हो गए हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश सरकार को भी 2.5 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जहां मोदी सरकार के कार्यकाल को उपलब्धि के तौर पर पेश करने साथ प्रदेश के 5000 गांवों में जाकर जनता को वैक्सीन लगवाने के लिए भी जागरूक कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस मोदी सरकार के 7 वर्ष के कार्यकाल को सुपर फ्लॉप शो बता रही है। उसका यह भी कहना है कि मोदी सरकार के 7 साल की तुलना में भूपेश सरकार के 2.5 साल का कहीं बेहतर है। खैर, अब तक किसने क्या काम किया, वाकई कौन बेहतर है, इसे लेकर विस्तार से बात करें उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। केंद्र की सत्ता पर काबिज मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में बीजेपी इस दौरान की उपलब्धियों को गिना रही है। देश के तमाम राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी भाजपाई जनता को उन बड़े कामों के बारे में बता रहे हैं जो मोदी सरकार ने अब तक किए हैं। हालांकि कांग्रेस की नजर में मोदी सरकार के 7 साल सुपर फ्लॉप रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज कांग्रेस के मुताबिक मोदी सरकार सभी मोर्चों पर फेल साबित हुई है। मोदी सरकार के 7 वर्ष की तुलना में भूपेश सरकार का 2.5 साल बेहतर रहा है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है, मोदी सरकार ने जो भी बड़े वादे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस के वार पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि जिस कांग्रेस को जनता ने पश्चिम बंगाल में 0 पर ला दिया, असम, केरल, पुडुचेरी में नकार दिया, वो मोदी सरकार की असफलता गिना रही है। राष्ट्रीय स्तर पे तो मोदी जी फेल है ही। वैश्विक रूप से उनका जो ग्लोबलाइज टूरिज्म का जो कार्यक्रम चलता था ना, उसको भी अगर आप परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखेंगे, हम अंतर्राष्ट्रीय, नेपाल आपका विरोध हो रहा है, चाइना आपकी सीमाओं में घुस रहा है, लंका में हमारे खिलाफ एयरपोर्ट और सैनिक अड्डा चाइना बना रहा है। आप हैं कहाँ? असफल है मोदी जी वहां भी। कांग्रेस का अस्तित्व कहाँ है? कांग्रेस किस राज्य में बचा है? कांग्रेस सबसे कम विधायक संख्या है, सबसे विपक्ष का दर्जा खो दिया जिस कांग्रेस ने। पश्चिम बंगाल में जिस कांग्रेस 0 में पहुंच गया, केरल में अस्तित्व जिनका खत्म हो गया, असम में सत्ता के ख्वाब देखने वाले सत्ता से बाहर हो गए, जनता ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। ऐसे रिजेक्टेड पार्टी की बात जो यहाँ के नेता करते हैं तो मुझे हंसी आती है। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी इसे जहां उपलब्धियों के तौर पर भुनाने के लिए गांव-गांव अभियान चला रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी सत्ता और संगठन के माध्यम से मोदी सरकार की नाकामियां और भूपेश सरकार के 2.5 साल के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने की मुहिम तेज कर दी है। बहरहाल अब देखना होगा कि कोरोना के चलते परेशान जनता किसकी बातों को मानेगी और किसे नकार देगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो मोदी के सत्ते पर 2.5 का डंका।
इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा जी हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता संदीप शर्मा जी हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ स्वराज छत्तीसगढ़ संपादक संजय उपाध्याय भी है। सुरेंद्र शर्मा जी, किस मुद्दे पे आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से भूपेश सरकार सफल रही है और मोदी सरकार विफल रही है? 7 साल मोदी जी की सरकार के हुए हैं जी, तो पहले मैं उन्हीं की प्रशंसा में कुछ कह। आपको याद होगा कि उन्होंने जब सरकार बनाते हुए कहा था कि विदेश से काला धन आएगा जी, और प्रत्येक व्यक्ति के खाते में इतना पैसा आएगा कि लगभग 15 लाख रुपए दिया जा सकता है। काला धन वाले मुद्दे पे बहुत बात हो गई है शर्मा जी, अपन दूसरे और मुद्दे ले ले। काला धन में वो उन्होंने भी कह दिया कि एक जुमला था। अच्छा, चलिए अब सफेद धन की बात कर लेते हैं जी। नोटबंदी लागू किया जी, नोटबंदी लागू करते हुए समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जी कि इससे देश का काला धन वापस आएगा जी, नक्सलवाद में लगाम लगेगी जी आतंकवाद रुकेगा जी और देश तरक्की करेगा जी। आज पूरे विश्व के आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े इस बात को बताते हैं कि भारत की आर्थिक मंदी की जो गति है वो -8% डीजीपी जा चुका है जी, तो ये अपने आप में एक वानगी है जी। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट लागू होगा, किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन ऐसे आए 300 काले कानून बनाए, पूरे दिल्ली को घेर करके किसान बैठे हुए हैं पिछले 6 महीने 7 महीने से। जी, तो ये इनका कृषि नीति है जी। एक तरफ इन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान से 1 सर के बदले 10 सर लाऊंगा जी, और दूसरी तरफ चीन के लोगों ने हमारे 20 सैनिक मार दिए और हमारा नेपाल जो है सर छोटा सा देश जो भारत का बगल बच्चा है वो आज भारत को आंख दिखा रहा है। ये इनकी शूरता वीरता का परिचायक है जी। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ जी, कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अद्भुत व्यक्ति हैं। इनसे ट्रेन मांगो तो ये कहेंगे बुलेट ट्रेन ले लो, उसका पता नहीं है। स्मार्ट सिटी की बात हुई थी, शायद देश में 100 स्मार्ट सिटी बनना था, कहां पर सिटी स्मार्ट हुई है इस बात का पता लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तो पता लगा नहीं, अगर आपको पता लग जाए तो जरूर बताइएगा। काम चल रहा है शर्मा जी, टाइम लगता है। इसके अलावा जो सांसदों ने गांव को गोद में लिया था जी, उसको गोद में रखा हुआ है तो उतार दिया है, ये भी एक कौतूहल का विषय है। ऐसे अनेक जो अभी कोरोना के संकट में पहली बार जब कोरोना का संकट आया त्रिपाठी जी तो माननीय मोदी जी ने कहा कि 18 दिन में महाभारत जीते थे, कई दिन में कोरोना को जीत जाएंगे, थाली बजाइए, दिया जलाइए। देश के लोगों ने थाली बजाया, दिया जलाया और जब हाथ से मामला निकल गया तो राज्य सरकारों को सौंप दिया कि अब लॉकडाउन को तुम जानो। अब दूसरी लहर आई, पहली लहर को भेंट चढ़ा दिया मध्य प्रदेश सरकार बनाने में, दूसरी लहर के लिए देश को भेंट चढ़ा दिया बंगाल को चुनाव कराने में, और अब जब ये स्थिति आ गई है तो वैक्सीन उत्सव की घोषणा करते हैं, वैक्सीन का दाम स्वयं तय करते हैं, वैक्सीन का सप्लाई कौन कंपनी किसको किस राज्य को कितना करेगा ये भी स्वयं तय करते हैं और उसके बाद राज्य सरकारों के ऊपर मर करके राज्य सरकारों की भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। तो ये जो है 7 साल में इन मुद्दों पे वो सब असफल रही है, आपका कहने का मतलब है। संदीप जी नहीं, मैं असफल नहीं, मैं तो एक प्रश्न उठा रहा हूँ, इसका उत्तर चाहिए। देश जानना चाहता है जी कि नोटबंदी से देश में काला धन तो आया नहीं जी, कोई काले धन की वसूली हुई नहीं, रिजर्व बैंक भी इस बात को कहता है, मैं नहीं कहता। ये तो देश की जो इकोनॉमिक जो लोग हैं, जो अर्थशास्त्र के जानकार हैं, ये सब इनका कहना है। देश इस बात को जानना चाहता है जी, इसमें पूरी तरह से मोदी जी की सरकार पूरी तरह से असफल रही है, ये मेरा कहना है। चलिए एक बार संदीप जी से उत्तर ले लेते हैं, लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा सुरेंद्र जी, अगर बीजेपी का अभ्युदय हुआ है तो 3 मुद्दे उनके प्रथम रहे हैं। एक धारा 370 मंदिर निर्माण, सामान्य नागरिक संहिता, 2 मुद्दे उन्होंने पूरे कर लिए। हालांकि घोषणा पत्र के मुद्दे जो आपने गिनाए हैं अलग अलग, आपने कहा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो आपने 2006 में बनाई थी, आपकी सरकार ने बनाई थी, 2013 तक रही है, उस समय भी लागू नहीं हुई। लेकिन हाँ, आपने घोषणा पत्र में नहीं कहा था, संदीप शर्मा
जी से पूछ लेते हैं। बीजेपी ने घोषणा पत्र में कहा था 2014 के कि हम स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे। संदीप जी, कई बातें सुरेंद्र शर्मा जी ने बताई नोटबंदी को लेकर के। एक तरफ आपने कहा कि हम 10 सर लाएंगे एक के बदले, तो उसमें चाइना का भी मुद्दा, नेपाल का मुद्दा, कई मुद्दों पे उन्होंने बताया और सरकार को उन्होंने पूरी तरह से असफल बताया। कालाधन का अलग छोड़ दीजिए, और अभी उन्होंने भूपेश सरकार की सफलताओं को नहीं गिनाया है, वो मैं बाद में लूंगा, फिर मैं तो लूंगा। अभी तो मोदी सरकार की असफलताओं को जो उन्होंने गिनाया है उस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। संदीप जी। देखिए त्रिपाठी जी, इन्होंने बहुत किया है। मैं आपको बताता हूँ कि 3-4 मुद्दे नोटबंदी के बारे में, काले धन के बारे में जो इन्होंने बात की है, मैं आपको बता रहा हूँ जी। ये उस मामले में भारतीय जनता पार्टी उस समय 271 सीट पाई थी, वो 303 सीट पा गई। फिर भी इनको अगर कहीं मात खाने का अगर कहीं दुख है तो उस दुख को और पीड़ा को बार बार बखान करते, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब मैं ज्यादा पुरानी बात पर नहीं जाता, इस पर सब पर जनता ने इनको छुई चटा दिया। नोटबंदी के समय राहुल गांधी फटा जेब लेकर के घूम रहे थे, एक बार पैसा निकाले उसके बाद आज तक उनको पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। इससे ज्यादा अच्छा दिन और क्या चाहिए। स्वयं ये जो है बैठे हुए हैं हमारे महाराज जी है, लाल बत्ती गाड़ी में घूम रहे हैं, इनको भी काफी अच्छा दिन मिल गया, लेकिन ये जो उसमें संतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि ये जो बार बार कहते हैं ना कि मोदी जी सफल हो गए, पाकिस्तान हमको आंख दिखा रहे, अरे भैया लज्जा आनी चाहिए। पाकिस्तान गए थे इनके नेता, पाकिस्तान को जाकर के कह रहे थे हमको मोदी जी को हटाना है, बाप हमको मदद करो। पाकिस्तान गए थे ये, बताइए ये जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान जो हमसे बार बार लात खा खा करके और वहां पर करा रहा है, उसके पास गए थे। और ये बड़े करा है या आवाज आपको कहाँ से आ गई? पाकिस्तान लात खा के करा रहा? अरे बत्ती दी हमने, बम मारा उनके ऊपर, रो रहे थे वो लोग। आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं? मेरी बात को पूरी होने दीजिए ना सर जी, मैं बता रहा हूँ। ये कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि चीन को जमीन दे दी। अरे जवाहरलाल नेहरू जी ने 48,000 वर्ग मील जमीन उनको दे दिया और कहने लग गए ये तो वैसे ही जमीन है जहां पर घास फूस नहीं उगता। उस दिन संसद में कहा था किसी ने कि नेहरू जी आपके सिर में भी बाल नहीं है, क्या आपका सिर चीन को दे दे? क्या भूल गए क्या उस दिन को? ये तो जो जमीन इन्होंने दिया है, छत्तीसगढ़ हमारा उतना बड़ा टुकड़ा इन्होंने दे दिया, उसके बाद भी आज बोलते हुए हैं, तो इनको ये सारी चीजों की पीड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोरोना के लिए बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ को राज्यों के भरोसे छोड़ दिया। पिछले वेव में जब मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया तब ये चीखने लग गए कि राज्यों को हमको अधिकार दो, छाती पीटने लग गए कि लॉकडाउन का अधिकार हमको दो। राहुल गांधी चिल्लाने लग गए कि लॉकडाउन इसका इलाज नहीं है, लॉकडाउन इसका इलाज नहीं है। जब दोबारा वेव आया तो इन्होंने कहा कि राज्यों को अधिकार दो, मोदी जी ने कहा लो भाई करो, और वही राहुल गांधी कहने लग गए कि लॉकडाउन के सिवा तो दूसरा इलाज नहीं है। अरे क्षण में तोला क्षण में मासा तो इनके नेता हैं, सुबह कुछ कहते हैं शाम को कुछ कहते हैं, और उनके सबके लिए लोग बैठे हुए हैं। इनको खुद नहीं पता है क्या है, इन्होंने मांगे थे अधिकार, तब मोदी जी ने कहा ठीक है भाई लॉकडाउन अगर कि आपको करने तो अपने अपने राज्यों के आधार पर करो। वैक्सीन की बात, वैक्सीन मोदी जी ने 45 साल से ऊपर वालों को फ्री में भेज रहे हैं। 70 लाख से 75 लाख डोज आपके छत्तीसगढ़ में भेज दिए हैं। अगर कहीं इनमें इतना ही दम है तो जब इनके नेता ने चिल्लाया कि हमको 45 साल से नीचे वालों को वैक्सीनेशन कराने की छूट दिया जाए, मोदी जी ने कहा लो करो। अब इनको नानी याद आ रही वैक्सीनेशन करने की जब बारी आई है तो वैक्सीन नहीं मिल रही तो कहाँ से करेंगे वो? वैक्सीन तो केंद्र सरकार देगी ना। नहीं आपको, आप त्रिपाठी जी जितनी कंपनियां वैक्सीन, सुन लीजिए पूरी बात, वैक्सीन जितनी कंपनियां बना रही है, कंपनियों को छूट है कि सिर्फ आधा वैक्सीन केंद्र को देंगे, आधा राज्य को देंगे। आधा वैक्सीन जो केंद्र को मिल रहा है उसको नरेंद्र मोदी अपने घर में नहीं रख रहे हैं, उसको भी राज्यों को भेज रहे हैं 45 साल से ऊपर वालों के लिए। और जो आधा वैक्सीन कंपनी से इनको कहे जाओ आप मोल भाव करके खुद खरीद लो, खरीदने के समय इनकी क्या हालत होती है? वही हालत जो बादाना के समय बादाना खरीद नहीं सके, आगे यहाँ झार आंसू रहने लग गए। बताइए वही उड़ीसा है, वही और केरल है। केरल तो इन्हीं की पार्टी है, एक कम्युनिस्ट है ना इन्हीं के साथी, वहां कोई वैक्सीन की कमी नहीं है। तो आपके उड़ीसा में कोई कमी नहीं है, वैक्सीन खरीद के धनाधन लगा रहे हैं। सारा रोना पीटना और छाती पीटने का काम यही लोग करते हैं। मैं तो चुनौती देता हूं कि जितना वैक्सीन मोदी जी ने 45 साल वाले के ऊपर के लिए भेजा है, उतना वैक्सीन पहले अपना खरीद के तो लगा लें, उसके बाद बात करेंगे। ये तो ये इनकी हालत है, पूरे छत्तीसगढ़ को इन्होंने बर्बाद कर दिया। मोदी जी के राज में देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो गई है, पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, वो इनकी पीड़ा का कारण है। आज अमेरिका भी भारत की सुनता है। उन्होंने सुरेंद्र शर्मा जी ने आरोप लगाया कि चाइना बॉर्डर पे जो 20 सैनिक मरवा दिए हैं, आपने कहा कि पूरे दुनिया में डंका बज रहा है। भी इनको पता है
चाइना के जब हमारे 20 सैनिकों को जब उन्होंने शहीद किया था, हमने उनके 56 सैनिक वहां मार गिराए थे, जिनके वहां पर बनाए गए चिता और उनके जो मम्मी बनाए हैं, क्या बना के रखे वो लोग वहां पर, वो सारा कुछ उजागर हो गया। और वो चीन तो इतना निर्लज्ज राज्य है, देश है, कि अपने जो सेना है उनकी शहादत को भी नहीं बताया उसने। उनके देश में बड़ा संतोष है, ठीक है, युद्ध हुआ, हमारे सैनिक वहां शहीद हुए 20 सैनिक, लेकिन हमारे उन योद्धाओं ने वहां पर 56 सैनिकों को वहां पर मार गिराया और अपने सैनिकों की शहादत उनके देश के स्वाभिमान का मामला है संदीप जी, इसलिए मैं आपसे सवाल नहीं करूंगा कि 56 आपने कहां से गिन लिए। 56 बार आया, मीडिया में आया, पूरे सब जगह में आया, जो जहां पर गलवान की जिस घाटी में उनको शहीद हुए हैं, जहां पर उन लोगों को दफनाया गया, उसके फोटो आए हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इंटरनेशनल जो संस्थाएं उन्होंने इसको खुलासा किया है। बाद में उन्होंने लास्ट शर्म में कुछ 10-20 सैनिकों के शहादत को स्वीकार भी किया चीन ने। ये क्या बात करते हैं? चलिए संदीप जी, इसका उत्तर सुरेंद्र जी से ले लेते हैं। प्लस भूपेश सरकार की उपलब्धियां क्या है, सुरेंद्र जी से ले लेते हैं, फिर हम आपसे बात कर लेंगे कि क्या उपलब्धियां। उनके पास कुछ है नहीं, तो दुनिया भर का दूसरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अरे तो उनको गिनाने तो देंगे आप। एक बार हम संजय जिस तरह से कांग्रेस सत्ता में है, संदीप जी एक एक करके थोड़ा सा अगर लंबा समय आप ही ले लेंगे तो हम फिर दूसरे सवाल कर ही नहीं पाएंगे दिए हैं और आप भी उत्तर नहीं दे पाएंगे। बर्बाद है शिक्षकों को। संदीप जी बात तो सुन लीजिए। अरे संदीप जी मेरी आवाज आ रही है अगर आपको, तो थोड़ा जो खरीदे उसको मिलिंग नहीं करा सक रहे हैं लोग। अरे उनसे तो बात कर ले फिर। चलिए आप ही बोल दीजिए कि क्या उपलब्धियां नहीं है, कहाँ फेल रही भूपेश सरकार, फिर मैं सुरेंद्र जी से उत्तर ले लूंगा। छत्तीसगढ़ को और मुस्कुरा रहे हैं हमारे सुरेंद्र भैया। अरे किस तरह से बर्बाद कर दिया हो तो बताइए जी। आप बोल रहे हैं बर्बाद कर दिया छत्तीसगढ़ से, तो किस तरह बर्बाद करिए ये तो बताइए। आप चलिए मेरे साथ त्रिपाठी जी, जगह जगह धान सड़ा पड़ा हुआ है जी, इसको खरीद नहीं रहा है। 2500 रुपये हम धान खरीद के 1200 रुपये में बेचेंगे करके बोली खोले हैं। उसका नुकसान ये हो रहा है कि आज रबी फसल के धान का हमारा रेट गिर गया। छत्तीसगढ़ के किसानों को इन्होंने बर्बाद कर दिया उसके कारण। भाई और इन्होंने 2500 रुपए में वादा किया था, खरीदा कि नहीं खरीदा किसान से। तेंदुपत्ता में 4000 समर्थन मूल्य पे खरीदा कि नहीं खरीदा। पत्ता को लोगों ने तालाब और नदियों में बहा दिया है, नहीं खरीदने को भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। ये चलिए आपको मैं दिखाता हूँ पूरे आपके बस्तर इलाका में किसका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, पेश कर रहे हैं। ये एक मिनट सवाल, किसका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं? तेंदुपत्ता खरीद नहीं पा रहे हैं। ये वहाँ के जो आदिवासी भाई हैं वो तेंदुपत्ता को नदियों में और तालाबों में सहा रहे हैं, उनको फेंकना पड़ रहा है। अरे गोधन न्याय योजना उसकी तो तारीफ आपके संघ के आपकी मातृ संस्था ने भी कर दी है, तो कम से कम एक आध तारीफ तो कर दीजिए संदीप जी। अरे कोई काम करे तो। मैं केवल एक बात की तारीफ करता हूँ इस सरकार की। हमारे भैया को लाल बत्ती गाड़ी दिया है, बहुत दिनों से वो संघर्ष कर रहे थे। आज वो लाल बत्ती गाड़ी जब उनको मैं घूमते देखता हूँ, और जो पहले सफेद कमीज पहने रहते थे आज बहुत चुप से लाल कमीज पहने जब वो घूमते हैं क्लीन शेव, तो मुझे एक बात की बड़ी खुशी होती है उनको। चलिए उनको खुशी होती है। आगे आने वाले समय में हम भी आपको शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन गोधन न्याय योजना मैंने आपसे सवाल किया कि आपकी मातृ संस्था ने उनका स्वागत किया, रमन सिंह का 15 साल में संघ ने स्वागत नहीं किया, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझको दुख इस बात का है कि सुरेंद्र भैया आजकल थोड़ा गलत बात करने लग गए। इतने अच्छे व्यक्ति पता नहीं। अरे मैं जो सवाल कर रहा हूँ संदीप जी जनता सुन रही है, मैं सवाल कर रहा हूँ जनता सुन रही है, उस सवाल को उत्तर तो दे दीजिए। 15 लाख मिलेगा, कहीं ऐसा नहीं कहा गया। कोई दूसरा बोले व्हाट्सएप में बात। अरे संदीप जी आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? भैया जैसे बड़े संदीप जी मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आपको? इस तरह से बात करते हैं मुझको बड़ा दुख होता है। अरे मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बताइए। मैं आपसे बोल रहा हूँ गोधन न्याय योजना, गोबर खरीदी योजना जो आपकी 15 साल रमन सरकार की आपकी मातृ संस्था संघ ने स्वागत नहीं किया, वो भूपेश जी का स्वागत कर दिया उन्होंने। इसके बारे में क्या कहेंगे? में मैं आपको बता रहा हूँ त्रिपाठी जी, आप मेरे गांव में आइए जी। गोबर का पैसा बचा हुआ है। जिन महिलाओं ने स्व सहायता समूह की महिलाओं ने खाद बनाया है, वो खाद घर में पड़ा है। 6-6 महीने उन्होंने मेहनत किया है, फूटी कौड़ी उनको नहीं मिली है, जार आंसू रो रहे हैं। आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं, आप अपना कल दल भेजिए, मैं उनसे मिलवा देता हूँ। ऐसे अनेक गांव में मिलवा देता हूँ जब गोबर का पैसा नहीं मिला। चलिए बिल्कुल। एक मिनट संदीप जी, सुरेंद्र जी से उत्तर। संजय हम आपके पास आते हैं, पूरा मैटर क्या है, माजरा क्या है, सत्ता बना
7 साल बनाम ढाई का डंका कितना बज रहा है? संजय आपके पास आएंगे, पर सुरेंद्र जी से उत्तर ले लें। सुरेंद्र जी, आपने सुन लिया होगा, उन्होंने एक ही बात की खुशी जाहिर की है कि आपको लाल बत्ती मिली है, बाकी सब देखिए, ऐसा है कि संदीप भाई हमारे अनुज हैं जी, और उस पर कोई बात नहीं है, मगर मुझको दुख इस बात का है कि जो प्रश्न मैंने उठाए थे और जो प्रश्न आपने उठाए थे जी, उसका किसी का उत्तर नहीं आया जी, और जो उत्तर आया जी, वो कपोल कल्पित था। जैसे चीन के विषय में उन्होंने 56 लोगों के मारे जाने की बात कही, या जो एक जो तथ्यात्मक बात होती है, तथ्यात्मक रूप से उन्होंने कोई बात नहीं की। और जो भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है, उस हिसाब से कांग्रेस को गाली गलौज करना, हमारे उन्होंने बड़े ध्यान से सुना, हमारे नेताओं को गाली गलौज करना, आप भी सुनिए, इस तरह की बातें, इस तरह की बातें करना। मैं कह रहा हूं कि जब हम डिबेट में आते हैं तो एक मुद्दों पर बात होती है, और अगर आप ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी तो विपक्ष के लायक भी नहीं रह गई हिंदुस्तान में, तो आपकी भारतीय जनता पार्टी तो छत्तीसगढ़ में विपक्ष के लायक भी नहीं रह गई। इसका मतलब यह है कि आपको पूरा रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब यह है आपको बोलने का अधिकार नहीं है। आज अगर हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई, इसका ये मतलब नहीं तो उसका बोलने का अधिकार समाप्त हो गया, उसका विपक्ष में रहने का अधिकार समाप्त हो गया। ये बात आप नहीं कह सकते। जो आदमी सत्ता में है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो आज पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश का कोई भी व्यक्ति जो प्रश्न उठाता है, उस प्रश्न का जवाब जानने का अधिकार पत्रकारों को भी है, जनता को भी है, विपक्ष को भी है। मैंने जो प्रश्न उठाए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर अभी तक नहीं मिले हैं। इन प्रश्नों को मैं कह रहा हूं कि मोदी जी रोज भाषण देते हैं, रोज मन की बात करते हैं, आज तक एक पत्रकार वार्ता क्यों नहीं लिया? पत्रकारों का सामना क्यों नहीं करते? पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देते? उन्होंने देश में कितने दिन बिताए, विदेश में कितने दिन बिताए, उसके बाद विदेशों के साथ आज हमारे संबंध क्या है, इस बात को रेखांकित करने की आवश्यकता है। और मैं तो कह रहा हूं ना कि पूरी तरह से इस देश को लगातार निरंतर जिस गंभीरता से चलाने की उम्मीद लोग करते थे, जिस उत्साह और उम्मीद के साथ माननीय नरेंद्र मोदी को लोगों ने देश के प्रधानमंत्री बनाया, और जिस तरह से लोग बिना ऑक्सीजन के मरे, जिस तरह से गंगा में लाशें उतरा रही हैं, इस बात को देख के ये बात कहा जा सकता है कि ये सरकार पूरी तरह सफल रही है। छत्तीसगढ़ का जहां तक प्रश्न है, संदीप जी ने कहा कि समर्थन मूल्य तेंदू पत्ता खरीदी नहीं हो पा रही है। मैं बता रहा हूँ समर्थन मूल्य पे खरीद रहे हैं। मैं बता रहा हूँ त्रिपाठी जी, धान की खरीदी, ये चाहे कुछ भी बोले, छत्तीसगढ़ सरकार ने 2500 रुपए में धान खरीदी का वादा किया था, उस वादा को अभी तक पूरा किया। अगर उसमें कोई नुकसान हो रहा है तो उसको सरकार वहन कर रही है। तेंदू पत्ता के मामले में आज तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली। आप मेरे को एक चीज बताइए, तेंदू पत्ता को कोई नदीम बहाएगा? तेंदू पत्ता कोई सर्वे करने वाली चीज है? तेंदू पत्ता का संग्रहण करने के बाद नहीं बिकेगा तो उसको बोरा में भर के रख दिया जाता है। ये आरोप भी गलत है, इस तरह के आरोप लगाना नहीं चाहिए। छत्तीसगढ़ में ये पहली सरकार है जिसने आदिवासियों को जमीन वापस की है, और छत्तीसगढ़ जमीन वापस की है। अरे भाई संदीप जी सुन लीजिए, संदीप जी उनको भी सुन लीजिए, आपको उन्होंने सुना है। संदीप जी आपको उन्होंने सुना है, इत्मीनान से धैर्य से सुना, उनको भी सुन लीजिए। मैं बीच में नहीं बोलता, और आप सुन लीजिए मैं जो कह रहा हूँ। तेंदू पत्ता के मामले में इनका कहना बिल्कुल गलत है। गोधन न्याय योजना के संबंध में सारे गौठानों में वर्मी खाद का निर्माण हो रहा है, कंपोस्ट खाद का निर्माण हो रहा है, और समय समय पर भुगतान हुआ है। अभी 21 मई को पूरा भुगतान किया गया है। सारे आंकड़े उपलब्ध हैं। और अगर कोई आदमी मक्खी की तरह सिर्फ गंदगी देखना चाहे तो उसका कोई इलाज है नहीं। छत्तीसगढ़ की सरकार अपने वादा पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम है। और मैं एक बात कहता हूं कि चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, दोनों की जिम्मेदारी जनता की सेवा होती है। और मैं कहता हूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार जनता की सेवा में पूरी तरह से प्रयत्नशील है, सफल है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अच्छे दिन के सपने दिखाए थे, उस दिन को देखने की उम्मीद में लोग आज भी टकटकी लगाए हुए इंतजार कर रहे हैं, कहीं तो भगवान के घर पहुंच जाए। चलिए एक मिनट अब संजय जी से उत्तर ले लें, लेकिन सुरेंद्र शर्मा जी आपसे अनुरोध है कि आप संदीप जी को अपने लाल बत्ती में बिठा के जरूर बीच बीच में घुमाया करिए। जरूर जरूर जरूर, मेरी शुभकामनाएं हैं जी। संजय जी, इस पूरे जो मुद्दा था हमारा, सत्ता बनाम 7 बनाम ढाई का डंका, 7 साल बनाम ढाई का डंका, कौन भारी पड़ता दिख रहा है छत्तीसगढ़ में?
संजय, मेरी आवाज आ रही? बहुत सीधी सी बात है। छत्तीसगढ़ की स्थिति, छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है, छत्तीसगढ़ का जो परिदृश्य है, छत्तीसगढ़ का जो एक माहौल है, उस हिसाब से अगर देखें, लेकिन उसके पहले एक बात है जो जरूरी है कहना, मैं समझता हूं, वो ये कि ये एक ऐसा मंच है जहां पर कि पक्ष विपक्ष अपनी बात बड़े आसानी से रख सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि वो शिष्टता बनी रहे, मर्यादा बनी रहे, और किसी भी ऐसे शख्स पर, किसी भी ऐसे जो महापुरुष माने जाते हैं उन पर ऐसी टिप्पणी ना की जाए कि जिससे कि किसी को भी चोट पहुंचे। कोई भी हो सकता है। दूसरी बात ये है, देखिए, जैसा कि मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में भी देखें, हालात देखें, तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से काम किया जा रहा है, मैं एक पत्रकार के रूप में इसका आकलन कर रहा हूं, मैं देखता हूं, मैं संदीप जी की बात सुन रहा था, मैं सुरेंद्र जी की बात सुन रहा था, मैं जो आकलन करता हूं, देखता हूं जिस तरीके से यहाँ पर काम हुआ, जिस तरीके से बड़े बड़े वायदे पूरे किए गए, एक के बाद एक वायदे पूरे किए जा रहे हैं, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। आप इसे नकार कैसे सकते हैं? नकारने का आधार क्या है इसे नकारने का? आप किसानों का ऋण माफ कर दिया गया, किसानों को 2400-2500 रुपए का जो मूल्य है उनके धान का दिया जा रहा है, आदिवासियों की जमीन वापस कर दी गई। ये तमाम जो निर्णय हैं वो आसान नहीं थे, लेकिन वो सब किया गया। एक और संदीप जी ने आरोप लगाया संजय की 4000 जो तेंदूपत्ता समर्थन मूल्य 4000 पे खरीदा जा रहा है, तो बोल रहे हैं कि पड़े हुए हैं, खरीद नहीं रहे, पैसा नहीं मिल रहा। जी देखिए, वही बात है। अब मैं क्या बताऊं, संदीप जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, वो कम से कम खेती किसानी, तो संदीप जी हम आपको मौका देंगे फिर से बोलने का, संजय जी की टिप्पणी आ जाएगी, अध्ययन रखते हैं, लेकिन बात यही है, जैसा कि तेंदूपत्ते की बात चल रही है कि उसे नदी में बहा दिया जा रहा, तालाब में भिगा दिया जा रहा, तो इसकी जरूरत नहीं है। वही तेंदूपत्ता है, अगर बिक नहीं पा रहा है, अगर उनका आरोप सही भी मान लिया जाए, तो उसे सहेज कर रखा जाता है, सुखाया जाता है, दोना पत्तल बनते हैं उसके, और भी जो इंडस्ट्रीज हैं वो आजकल मांगती हैं उसके रेडीमेड दोना पत्तल जो बाजार में बिक रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि अगर वो किसी भी कारण से खरीदा नहीं गया तो वो खराब हो गया या फिर उसकी अब कोई उपयोगिता नहीं रही, अगर ऐसी सच्चाई है। लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है, जिस तरीके से 4000 रुपया की राशि तय की गई है, उनको जो प्रति मानक बोरी दी जा रही है, प्रोत्साहन राशि है, वो एक बड़ा अभूतपूर्व निर्णय था, क्योंकि बस्तर का जो क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, वहां के जो लोग इस काम में लगे हुए थे, उन्हें एक बड़ा ये लाभ मिला इस दिशा में कि उनके जो भी तेंदूपत्ते की जो खरीदी थी उसकी कीमत इस तरीके से बढ़ाई गई। लेकिन जो मूल रूप से बात है, देखिए, जो धान पर आकर बात अटकती है, धान हमने रिपोर्टिंग की है, हम सालों से रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं, और हम जो विजुअल्स दिखाया करते थे, स्टोरीज बनाया करते थे कि धान किस तरीके से सड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो इसकी बात आज मत की जाए कि आज क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। लेकिन हम ये बात करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से केंद्र और राज्य के बीच बात ठनी हुई थी कि जो राज्य के कोटे का जो भी केंद्र सरकार जो भी धान खरीदती है, धान लेती है, उसके लिए राज्य सरकार बहुत कोशिश कर रही थी कि वो जो सीमा है बढ़ा दी जाए। खुद मुख्यमंत्री भी मिले थे, खाद्य मंत्री भी जाके केंद्रीय मंत्रियों से मिले थे, बड़ी अपील की थी, क्योंकि बम्पर खरीदी हुई थी इस बार धान की। लेकिन उसमें कोई ऐसा समाधान नहीं निकल पाया केंद्र की ओर से, और वो जो एक्सेस धान था उसका अब सरकार ने नीलामी करने का निर्णय लिया है। तो जो बातें संक्षेप में, थोड़ा समय समाप्त हो रहा है संजय, संक्षेप में। केंद्र और राज्य, जी, केंद्र और सिर्फ राज्य का विषय नहीं है। देखिए, जब भी विकास की बात होगी, जब भी बात होगी, विकास की बात होगी, तब ये देखना पड़ेगा कि ये तभी संभव है जब केंद्र और राज्य के बीच सामंजस्य हो, केंद्र और राज्य के बीच एक सही सकारात्मक पहल होती दिखाई दे। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से काम हुआ है उसे नहीं नकारा जा सकता, किसी भी कीमत पर नहीं नकारा जा सकता जो 2.5 साल में काम हुआ है, क्योंकि ये काम ऐसे समय में हुआ है जब कोरोना महामारी का इतना प्रचंड प्रकोप था, जबकि ऐसा लग रहा था कि दुनिया थम गई है, कुछ हो नहीं पाएगा। ऐसे में सरकार ने ये सब किया है, और
जो तमाम वायदे हैं, अगर उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है तो एक बड़ी उपलब्धि है ये। संजय, समाप्त करीब, चूंकि समय समाप्त हो रहा है, संदीप जी बार बार कुछ कहना चाह रहे हैं जी। संदीप जी बहुत संक्षेप में, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया है। संदीप जी, तो 2 महीने का जवाब देना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूँ 38,000 वर्ग मील जमीन अगर की हमारा चला गया है चीन के हाथ में, तो जो उस समय थे उनको जिम्मेदारी नहीं देंगे क्या? क्या हम उनकी आर्थिक पूजा करेंगे क्या? बताइए, देश के नागरिक हैं, हमको पीड़ा नहीं होगी क्या? क्या फिर से बताइए, क्या चला गया? की जरूरत नहीं है, जो सच्चाई हमने उसको बयान किया। अब ये जो छत्तीसगढ़ का गुणगान कर रहे हैं, मैं पूछता हूँ धान खरीद लिया आपने, ठीक है, मैं पूछता हूँ आज 35 लाख मीट्रिक टन धान सड़ रहा है। अरे भाई, हमारी सरकार के समय धान को उठा करके संग्रहण केंद्र में ले जाते थे, केंद्र ने खरीदा नहीं खरीदा अलग बात, लेकिन ये धान आज ये सहकारी समितियों में पड़ा है, समितियां बर्बाद हो रही है, वो समितियां किसानों की है, किसानों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा, रबी फसल का धान मात्र 1213 रुपये बिक रहा है। सन 2018 के मई के महीने में मैं खुद 1430 रुपये धान बेचा हूँ, 120 रुपये समर्थन मूल्य से नीचे। आज समर्थन मूल्य से 600 रुपये नीचे धान बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? क्या इसके बारे में छत्तीसगढ़ का किसान सवाल नहीं करेगा? चलिए संदीप जी समय समाप्त हो गया है। सुरेंद्र जी, संदीप जी की बात का एक संक्षेप उत्तर दीजिए, हम प्रोग्राम खत्म करेंगे। सुरेंद्र जी, संदीप जी की उत्तर जरूरी है आपको देना। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, सरकार ने खरीफ की फसल के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया है। जितने पंजीकृत 22 लाख किसान थे, उनकी जमीन के उसके धान की खरीदी की गई है, उसका भुगतान हो चुका है। राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत उनको पूरी राशि प्राप्त हो रही है। इसमें कोई किसी किस्म की समस्या वाली बात नहीं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो धान आज किसानों को नहीं बिक रहा है, 1200 रुपये में लूट मार मची है, आपको उसको रोकने की प्रयास करना चाहिए। क्या मुझे सरकार में पूरा खरीद लेते थे आप? कोई धान नहीं सड़ी, कभी नहीं सड़ी? या कम से कम आश्वस्त करिए कि आप इसके लिए प्रयास करेंगे। संदीप जी, मेरे सवाल का भी तो उत्तर दे दीजिए, आप हमारे सवालों का उत्तर नहीं दे रहे। हम पूछ रहे हैं रमन सरकार में क्या पूरी धान खरीद लेते थे? हमने गोधन न्याय योजना पे गोबर खरीदी पे हमने कहा आपकी भारतीय संस्था ने रमन सिंह पे कभी स्वागत नहीं किया, भूपेश बघेल का स्वागत किया, उसका उत्तर नहीं दे रहे आप। हम धान खरीद लेते थे, इस तरह से 35 लाख 36 लाख टन धान हमारी सरकार में कभी नहीं खराब हुआ। दूसरी बात, रबी फसल में कभी भी धान समर्थन मूल्य से 100-125 रुपये से नीचे नहीं गया। ये पहली बार है कि हमको 600 रुपये नीचे जा रहे हैं। इस बात का कर लीजिए त्रिपाठी जी। चलिए, आप हमारे सवालों को उत्तर ही नहीं देना चाह रहे हैं, समय भी समाप्त हो रहा है। हमने खरीदा धान, हम पूरा धान खरीदे, छत्तीसगढ़ का 43 लाख टन धान खरीदे। चलिए, हम तो 58 लाख एकड़ में खरीदे, आप तो 68 लाख एकड़ जमीन इनका आंकड़ा ज्यादा बता रहा है। भूपेश सरकार में कितने 80 लाख टन से ऊपर खरीदा जा रहा है और आप बोल रहे हैं आपने कभी 15 साल में नहीं खरीदा। आप कह रहे हैं कि आप पहला खरीद रहे हैं। 92 लाख मीट्रिक टन त्रिपाठी जी, 58 लाख एकड़ 92 लाख मीट्रिक टन, 82 लाख टन धान खरीदे। ये बताएं कि ये 68 लाख एकड़ जमीन का पंजीयन हुआ, इनको 1 करोड़ 3 लाख टन धान खरीदना था। ये किसानों का 12 लाख टन धान इस बार नहीं खरीदा। मेरा समय आगे बढ़ गया। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आपका, सुरेंद्र जी आपका, संजय उपाध्याय जी आपका। संजय जी, नजर रखिए, ये जो चल रहा है 7 साल बनाम 2.5 साल, इसका कितना असर होगा आगे आने वाले समय में? चाहे तो बहुत संक्षिप्त टिप्पणी कर सकते हैं संजय जी। देखिए, जरूरी है यह टिप्पणी, क्योंकि देखिए अवसर है दोनों पार्टियों के पास। एक तरफ 2.5 साल पूरे हो रहे हैं, दूसरी तरफ 7 साल पूरे हो रहे हैं, तो दोनों को अपनी सरकार की उपलब्धियां लेकर निकलना है, दोनों को अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाना है, क्योंकि यही उपलब्धियां आने वाले दिनों में एक पृष्ठभूमि तैयार करेगी। हालांकि चुनाव दूर है, लेकिन एक पृष्ठभूमि जरूर तैयार करेगी। लेकिन जैसा बार बार कहा जा रहा है कि सरकारें काम करने के लिए ही हैं, सरकारें काम करती हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। चलिए संजय, समय कम है, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी आपकी बहुत बृहद हो जाती है। होगा चले संजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, संदीप जी आपका, सुरेंद्र जी आपका सारी चर्चा में शरीक हुए। लेकिन सुरेंद्र जी, आपसे अनुरोध है कि संदीप जी को कल ही आप अपनी लाल बत्ती में जरूर घुमाइएगा साथ ले जा करके। तो भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ की है और मोदी सरकार देश की, ऐसे में दोनों में तुलना करना शायद कहीं से मेल नहीं खाता है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि राज्यों और देश के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर भूपेश सरकार अपने 2.5 साल की तुलना केंद्र सरकार से कर रही है तो निश्चित ही ये मिशन 2023 की तैयारी है। मगर जिस तरह से मोदी सरकार के 7 साल को छत्तीसगढ़ में भाजपा
भुनाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार से तुलना करने पर कांग्रेस को वाकई पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा। ये पलड़ा बीजेपी का भारी रहेगा।